जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ इस वक्त भीम सेना के अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर जी हैं और एक लड़ाई है जो एक लगभग 1-1.5 महीने से आप लड़ रहे हैं सर। सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ जनता लाइव पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप सभी का भी स्वागत है जो सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज को देख रहे हैं। तो वैसे तो आप समाज की, बहुजन समाज की, पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते रहते हैं, लेकिन जिस लड़ाई का जिक्र मैं कर रही हूँ वो पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के रोहिणी में लड़ी जा रही है। 50 साल पुरानी लगभग जमीन है जो बाबा साहेब के नाम 55 साल हो गए और वो अम्बेडकर मैदान की प्रतिमा पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहे हैं और उस जमीन को, जैसा कि भीम सेना का आरोप है कि कब्जाने की कोशिश है, उस जमीन पर अधिग्रहण करने की कोशिश है सरकार की और इस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे मामले में आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पहले भी भीम सेना के कई सिपाही और खुद सर को भी अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर उन्हें बेल दी गई और कल जंतर मंतर पर इसी मामले को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे भीम सेना और सर के नेतृत्व में, लेकिन उसको भी नहीं करने दिया गया। तो पूरी तरह से इस मामले को दबाने की, इसे कुचलने की कोशिश है। सर, पहला सवाल यही है कि एक तरफ बीजेपी की अगर मैं बात करूं या दिल्ली की सरकार की बात करूं, आम आदमी पार्टी की, तो पूरा भव्य आयोजन होता है, बाबा साहेब की जीवनी को प्रस्तुत किया जाता है नाटक के जरिए, अभिनय करवाए जाते हैं बड़े बड़े अदाकारों से, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो महाराष्ट्र में सबसे ऊंची प्रतिमा, भव्य प्रतिमा का निर्माण करने जा रही है इंदू मिल के नाम से। दोनों ही सरकारें बाबा साहेब के नाम को लेकर भर भर के राजनीति कर रही हैं और दूसरी तरफ एक जमीन जो 55 साल पुरानी बाबा साहेब के नाम से वहां एक पार्क है, एक प्रतिमा है, उसको हटाने की साजिश हो रही है। ये कैसा दोहरा व्यवहार है? देखिए, सबसे पहले मैम बात ये है कि जो 55 साल पुरानी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जमीन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क है, ये 55 साल पुराना पार्क है, लेकिन जो ये जमीन है ये कई पीढ़ियों पुरानी है। ये कई पीढ़ियों पुरानी जमीन है जिसे नाहरपुर गांव के लोग यूज करते आए हैं और डीडीए तो बाद में बना है और डीडीए के माध्यम से ही इस जमीन को कब्जाया जा रहा है। अब 8 मई की ही सुबह इस अम्बेडकर पार्क पर जो प्रतिमा लगी होती है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, ये प्रतिमा लगभग 25 साल पुरानी है। इस प्रतिमा को सबसे पहले अंधेरे में बुलडोजर बुला करके उसको तोड़ा जाता है, वहां से हटाया जाता है। इसके बाद और इससे पहले कुछ महिलाओं को मैं कुछ बातें जरूर आपको बताना चाहूंगा कि कैसे तानाशाही हुई कैसे है आखिर। कुछ महिलाओं को, 4 से 5 महिलाओं को दिल्ली पुलिस उठाती है और दिल्ली पुलिस उठा करके अपने साथ ले जाती है बसों में भर के। इतनी बड़ी बस होती है जिसमें मात्र 5 महिलाओं को, कुछ महिलाओं को चोट भी आती है, महिलाओं को चोट भी आती है। बाकी वहां पर आप ये देखिए एक भी लेडीज पुलिस अवेलेबल नहीं होती है। 4 से 5 महिलाओं के बीच में सारे जेंट्स पुलिसकर्मी होते हैं पूरी बस के अंदर। आखिर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा होगा। फिर वहां पर उनको पूरी दिल्ली में घुमाया जाता है, बसों में, बस में पूरी दिल्ली में घुमाया जाता है और पुलिस वाले नशे में होते हैं, शराब के नशे में होते हैं। ये मामला रात को महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जब 8 मई की सुबह इस प्रतिमा को तोड़ा जा रहा होता है, तभी रात को ये कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई की जाती है जबकि कानून ये है कि आप रात में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में महिला को आप डिटेन भी नहीं कर सकते, गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कानूनों का किस तरह नंगा नाच खेला गया पूरी राजधानी दिल्ली में, सबने देखा, लेकिन सब खामोश है। अब इन महिलाओं को कहा जाता है कि आप अपनी जवान लड़कियों को बुलवाओ हमारे पास। पुलिस वालों, ये पुलिस वाले बोलते हैं, ये पुलिस वाले बोलते हैं उन महिलाओं को कि आप अपनी जवान लड़कियों को हमारे पास बुलवाओ। फिर 1-2 अधिकारी होते हैं वहां पर, वो ये कहते हैं कि इनको बहुत ही गंदे तरीके से कहा जाता है, इन बूढ़ी औरतों को क्यों लेकर के आ गए यहाँ पर, इनकी जवान बेटियों को लेके आओ। इस तरह की बात की जाती है। हमने ये कंप्लेंट आपको बता देते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को की है, उन महिलाओं की तरफ से की है। अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। अगर एफआईआर लॉन्च होती है तो ठीक है, अगर एफआईआर लॉन्च बाय द वे नहीं होती है तो हम 156(3) सीआरपीसी में इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। ये वाकया वहां होता है। सुबह मूर्ति हटा दी जाती है। इधर से दिल्ली पुलिस की 3 से 4 गाड़ियां हमारे घर पर गुड़गांव में भेजी जाती है, जो मेरा पैतृक गांव है खाड़सा गांव, वहां पर भेजी जाती है। और यहाँ मेरे पिताजी के साथ में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, माता जी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जबरन घर में घुस जाते हैं। मेरा जो पर्सनल रूम होता है वहां दिल्ली पुलिस वाले घुस जाते हैं और मेरी फोटो दीवार पर लगी होती है, उसे उठाकर पटक कर फर्श पर तोड़ देते हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो उनको दिखाई देती है, उतारा जाता है दीवार से और फर्श पर डालकर पटक के तोड़ दिया जाता है। ये उनका व्यवहार होता है। और जब मैं नहीं मिलता हूं तो वो धमकी देकर के निकलते हैं कि सतपाल तंवर को बोल देना अगर हाथ लग गया तो एनकाउंटर में मार डालेंगे। ये लोकतंत्र है क्या? या संविधान जिन लोगों के हाथों में है उन्होंने संविधान को कुछ नहीं समझ रखा क्या? मानव अधिकार नहीं है क्या? मौलिक अधिकार नहीं है क्या? मैं चिल्ला रहा हूं लगातार, मैं लगातार बोल रहा हूं, लगातार आवाज उठा रहा हूं। और मैम आपके सामने ये बात आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस के अधिकारी नहीं चला रहे। दिल्ली पुलिस को आरएसएस चला रहा है, बीजेपी के मंत्री चला रहे हैं, सांसद चला रहे हैं, एमएलए विधायक चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं चला रहे हैं। ये वाकया पूरा घटित होता है, हम लोगों को सूचना मिल चुकी होती है, वहां बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया। बाबा साहब की प्रतिमा वहां से तोड़ दी जाती है। हम वहां पहुंचते हैं तो आप ये देखिए, आपके घर में कोई घुसता है तो आईपीसी में बकायदा प्रावधान है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन हम लोग अंबेडकर सभागार, जहां अंबेडकर चौपाल होती है, वहां पर बैठे होते हैं। कोई वायलेंस नहीं होता है, कोई दंगा फसाद नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। पुलिस वाले जबरन आते हैं, एसीपी खुद उसकी वीडियोज है जो गंदी गाली, मां बहन की गाली हमारे लोगों को देते हैं और झपट पड़ते हैं, मारा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, डंडों से मारा जाता है, चोटें लगती हैं। हमारे साथ एक गोपीराम जी बंद थे, उनकी छाती में बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी। उनको हमारी कई बार मांग करने के बाद उनको थाने से हॉस्पिटल में लेके जाया गया। मतलब इतनी गंभीर चोटें मारी जाती हैं लोगों को वहां पर, और हमें अरेस्ट कर लिया जाता है। दर्जनों लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसमें से कुछ शुगर के मरीज होते हैं, कुछ दिल के मरीज होते हैं। उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके पुलिस को कहता हूं कि आप मुझे रख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई अपराध किया तो मैंने किया आपकी नजरों में, आप मुझे रखिए, आप इनको छोड़िए। तब उनको छोड़ा जाता है, उनको भेजा जाता है, लेकिन 18 लोगों को नहीं छोड़ा जाता, जिसमें मैं भी शामिल हूं। एक एफआईआर दर्ज की जाती है 153, 153 ए, 153 बी, 153 एसी, 505 बी और 120 बी में। ये अपराध हमने वहां कौन सा कर दिया? हमने कौन सा भड़काऊ भाषण वहां पर दिया? ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें मुख्य आरोपी मुझे बनाया जाता है, मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। हमारे और लोगों को, किसी को तिहाड़ में, किसी को रोहिणी जेल में वहां भेज दिया जाता है। जज साहब हमारी बात सुनते हैं, पूरी वकीलों की टीम लगती है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी खुद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमारी पैरवी करने के लिए। इधर से प्रदीप काजल एडवोकेट और पूरे लगभग 25 से 30-35 एडवोकेट्स की टीम हमारी वहां पर बेल कराने के लिए खड़े होते हैं। एसएचओ के पास में जो आईओ होते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता है जज साहब को देने के लिए आखिरी एफआईआर दर्ज क्यों की गई। हमें बेल मिल जाती है, हम बेल से बाहर आ जाते हैं, जेल से बाहर आ जाते हैं। अब आप ये देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें संविधान के आर्टिकल्स 19 है, 21 है, ये हमें अधिकार देते हैं, मौलिक अधिकार हमारे पास है। हम अपनी बात कह सकते हैं लोकतंत्र में, मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं, जनता के सामने कह सकते हैं। कोई चीज अगर गलत हुई है, अगर हमारी नजरों में गलत हुई है, तो हमें उसका विरोध करने का अधिकार है एक संवैधानिक तरीके से, जो हम संवैधानिक तरीके से बाकायदा परमिशन लगाते हैं 22 मई की दिल्ली पुलिस के सामने। मेरे पास कॉपीज अवेलेबल है दिल्ली पुलिस के सामने। दिल्ली पुलिस हमें परमिशन दे देती है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी अमृता मैम है, जो दिल्ली पुलिस नई दिल्ली की पार्लियामेंट स्टेट की डीसीपी हैं, वो हमें परमिशन दे देती है। अचानक रातों रात किस नेता का, किस मंत्री का, और संसद से या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री से, किस मंत्रालय से फोन आता है, या फिर इनकी चौकड़ी जमती है, या फिर ऐसा क्या साजिशन खेल खेला जाता है, क्या साजिश रची जाती है जो रातों रात हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। और वही डीसीपी अमृता मैम एक लेटर जारी करती है आधी रात से कुछ समय पहले कि आपकी परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। और वो रद्द करने का कारण होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये कोई तरीका नहीं था। आपने पहले हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, लेकिन फिर भी हमने ये बात मान ली, ठीक है आपने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, कोई बात नहीं। हमारा मंच आप लोगों ने आरएसएस के हवाले कैसे किया? आरएसएस के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर वहां अड़े हुए हैं, हमारे द्वारा जो मंच लगाया गया था, जिस पर हमारा बकायदा बैनर लगा हुआ था स्वाभिमान महाआंदोलन का, वो मंच आरएसएस के लोगों के सुपुर्द कर दिया जाता है। वहां पर आरएसएस के लोगों को बैठा दिया जाता है, कब्जा करा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी की जमीन पर यह कब्जा कराया जाता है, ऐसे ही ये कब्जा करा दिया जाता है। आप मंदिरों की बात करते हैं, आप मस्जिदों पर कब्जे कर रहे हैं, आप करिए, कोई बात नहीं। आप हिंदू जाने, मुसलमान जाने, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमें रास्ता बताया है,
है, जो हमें तरीका सिखाया है, संविधान का तरीका सिखाया है, ये संविधान जो खत्म किया जा रहा है, क्या हम इस संविधान को खत्म होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपने मैम एक सवाल किया, सबसे बड़ा ये सवाल किया था कि यहाँ पर एक तरफ ये बड़े बड़े भव्य आयोजन करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर, इनके मुंह में जय भीम होता है, बगल में छुरी होती है। आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आपने अदर बीजेपी की बात की, कांग्रेस की बात की, न्याय किसने हमारे लिए किया है? दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, दिल्ली सरकार कह देगी दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की सरकार इस बात को बोल देगी। लेकिन क्या दिल्ली सरकार विपक्ष में नहीं, अपने आप को विपक्ष में नहीं मानती वो केंद्र के मुकाबले में? अब वो सीधा डायरेक्ट टक्कर अगर केंद्र को देते हैं, मोदी सरकार को टक्कर देते हैं, तो वही फोटो वही वीडियो भी वायरल होती है जो अरविंद केजरीवाल के साथ में नरेंद्र मोदी जी की होती है। क्या हम ना माने कि गंगाधरी शक्तिमान है? हमारे साथ न्याय कौन करेगा? जब हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला जाता है, जंतर मंतर पे हमारे लोगों को दौड़ाया जाता है, उनको घुटनों के बल चलाया जाता है, यहां गुड़गांव की सीआईडी, यहाँ दिल्ली की सीआईडी मेरे पीछे लग जाती है, 3 राज्यों की पुलिस मेरे पीछे लगा दी जाती है, यूपी, हरियाणा और दिल्ली। सतपाल तंवर को दिखते ही उसको गिरफ्तार किया जाए। अधिकारी मुझे फोन करते हैं, सतपाल तंवर आप जो है जंतर मंतर मत आइएगा, अगर आप जंतर मंतर आएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं पूछता हूं किस जुर्म में आप अरेस्ट करेंगे ये बताएं। एक एफआईआर लॉन्च की जाएगी आपके खिलाफ कि आप जो है परमिशन रद्द होने के बावजूद भी यहाँ गैदरिंग इकट्ठा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे थाने से बेल मिल जाएगी। आप कोविड की 188 लगाएंगे, 144 लगाएंगे, इसके अलावा और आप क्या लगा सकते हैं? 1-2 और लगाएंगे, लेकिन 7 साल से कम जुर्म में जो है आप मुझे थाने से बेल दे देंगे। तो अधिकारी मुझे इस बात को कहते हैं कि आपको थाने से इस केस में बेल मिल सकती है, लेकिन जो तिहाड़ जेल आप गए थे उस केस में आपकी बेल जो रखी है वो हम रद्द करा देंगे। ये एफआईआर दर्ज हुई है कि आप बेल पे होने के बावजूद भी ऐसा क्राइम दोबारा से इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने बैठा है जिसको मुंह जबानी सारी धाराएं याद है, जो अपने लिए सेल्फ डिफेंस का काम कर सकते हैं, कानूनन हर चीज की जानकारी है। तो आप एक बार को इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून का कुछ ज्ञान नहीं है, अमूमन ऐसा होता है, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होगा। एक और सवाल है मेरा कि जब प्रधानमंत्री चुनकर आए, इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनकर आए, तो उन्होंने कहा कि आने वाले 8 से 9 साल हम सिर्फ पिछड़े और दलितों का ख्याल करेंगे और उनके लिए बेहतर दिशा में काम करेंगे। एक लंबा समय बीत गया उनके बयान को, और वो समय भी लगभग जितना उन्होंने मांगा था वो समय भी बीजेपी ने ले लिया। इस वक्त जो दलित समाज है उसकी हालत कहां से कहां है वो सब देख रहे हैं। बद से बदतर आप राजस्थान में भी लड़ाई लड़कर आए हैं जितेंद्र मेघवाल के लिए, यहाँ आप लड़ाई लड़ रहे हैं बाबा साहेब को, उनके सम्मान को बचाने के लिए और लोगों के कानूनी अधिकार को कायम रखने के लिए। इस पर क्या कुछ कहें? देखिए मैम, इनका जैसे दोगला रवैया है, दोगला व्यवहार है। सबसे बड़ी बात, जैसे ये लोग आयोजन करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर प्रोग्राम करते हैं, और अब ये बात बताई जा रही है कि दलितों के लिए ये बहुत अच्छा करेंगे, इन्होंने ये ऐसे वादे किए। इन्होंने जो ये वादे किए, इन वादों के दम पे इन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो जुमला इन्होंने फेंकना था वो एक दलितों के साथ ही नहीं फेंका, इन्होंने सबके साथ फेंका है। नरेंद्र मोदी जी ने जुमले का इस्तेमाल किया है, और खुद अमित शाह जी इस बात को कहते हैं कि ये एक जुमला था, ये एक जुमला था, यानी कि हमारे लोगों को पागल बनाने का एक साधन था। अमूमन भारत देश की जनसंख्या जो है वो गरीब है, जो मेहनत कश है, जो 2 जून की रोटी कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी को कहां अंबानी और अडानी के हाथों बेचा जा रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम दलितों की बात करें तो हम सीधी सी बात करते हैं कि दलितों को पहले इन्होंने बरगलाया, उनकी वोट हासिल की, जब सरकार इनकी बन गई तो ईवीएम भी इनकी हो गई। अब ईवीएम इनकी हो गई तो ईवीएम पर कब्जा हो गया, तो सिंपल सी बात है, इनको हराने वाला कोई नहीं है। और अब आप ये बताइए, दिल्ली में कौन सी इमरजेंसी है? मैं तो इसको अघोषित इमरजेंसी कहूंगा। जब पूरे देश भर में हालात खराब हो चुके हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में हालात खराब हो चुके हैं, हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम कहां जी रहे हैं? हम लोकतंत्र में सांस नहीं ले सकते। सबसे बड़ी बात है, हमारी सांसों को बंद किया जा रहा है, हमारे गले पर ऐसे पैर रखा जाता है कि जैसे ना हम जिंदा रहेंगे ना हम मरेंगे। हमारी वो हालत इन्होंने कर दी है, और मैं इसके लिए भावुक भी बहुत ज्यादा, मैं कल हो गया था अपने लाइव में, मुझे बहुत फील हुआ कि आखिर ये संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं, और ये लेकर के आएंगे और हमारे लोग देखते रहेंगे, क्योंकि मनुस्मृति लागू हो रही है, संविधान खत्म हो रहा है,
और ये दौर आ जाएगा जब अब बस सिर्फ पिछवाड़े झाड़ू लगनी बाकी है। और इन्होंने जो आज की जो 21वीं सदी में जो क्रिएट किया हुआ है, आपके सामने अगर एक दलित ऐसा है जो बीजेपी की गुलामी करेगा, मैं उस सवाल का आपके जवाब दे देता हूं, जो बीजेपी की गुलामी करेगा, जो इनकी SC ST सेल है, जो उनमें बैठ करके मलाई खाएगा, ऐसे लोगों को ये अपने पास में बुलाएंगे, उनसे प्रधानी करवाएंगे और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं 2-4 काम करवाने के लिए या फिर कुछ राशन कार्ड वगैरह बनवाने के लिए, BPL कार्ड बनवाने के लिए उनको बरगला करके उनको जो है अपने तक जुड़वाएंगे। और फिर ऐसी कंडीशन में ये सिर्फ जो रियल क्रांतिकारी है उनको तो ये एक तरफ में जो है बहकाने का काम करेंगे, जो हम जैसे आप जैसे जो रियल क्रांतिकारी है इनको जेलों में ठोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई वही किया जा रहा है। इस लड़ाई को आगे कैसे लेकर जाने वाले हैं आप? क्योंकि अब तक जो हमने देखा कि जिस तरीके से आपको दबाने की कोशिश हो रही है, आपके इस पूरे आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है, आगे क्या कुछ विचार है आपका, कैसे लड़ेंगे? और समाज का आपको क्या लगता है, समाज को और आपको आपके साथ आने की जरूरत है? क्योंकि आप लगातार अपील करते रहते हैं कि आप जाग जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तो समाज से क्या कुछ अपील करें? हम इसके लिए जो कल हमारे साथ जो घटना घटित हुई है, जो इन्होंने किया, जो एक तानाशाही खेल खेला, जो इन्होंने हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी, मौलिक अधिकारों को कुचल दिया, भीमसेना के आंदोलन को कुचल दिया, इस पर आज हमने अदालत में रिट दाखिल कर दी है। अदालत से हम परमिशन लेकर के आएंगे। झुकना तो हमने कभी सीखा नहीं, टूटना हमने कभी सीखा नहीं, हमने कभी भी हार मानना नहीं सीखा है। बीजेपी चाहे कितना ही जोर लगा ले, RSS चाहे कितना ही जोर लगा ले, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को हम बचा करके रहेंगे, बाबा साहब अंबेडकर जी के सम्मान को हम बचा करके रहेंगे, अपने महापुरुषों के सम्मान को हम बचा करके रहेंगे। जो इन्होंने यहां अपमान किया है ना, रोहिणी नाहरपुर गांव में सेक्टर 7 में, जो इन्होंने बाबा साहब का तिरस्कार किया है, जो अपमान किया है, इस सम्मान को हम दोबारा प्राप्त करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क को हम दोबारा प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सामाजिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और जंतर मंतर पर आने वाले समय में बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा, और इसके लिए हम अदालत से परमिशन लेकर के आएंगे, जिसकी हमने अदालत में रिट दाखिल कर दी है, एक्सेप्ट भी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सर, और मैं पूरी कोशिश उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो ये लड़ाई है इसमें आपको जीत हासिल हो, और जो आप चाहते हैं समाज में एक मैसेज पहुंचाना, वो मैसेज भी समाज में जरूर पहुंचे। बिल्कुल, एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैसेज है। देखिए, मनुस्मृति लागू हो रही है, संविधान को बदला जा रहा है, कुचला जा रहा है। जब संविधान के मौलिक अधिकार ही जो अनुच्छेद हैं उनको भी चेंज किया जा रहा है, और जो मौलिक अधिकार हैं उनको डायरेक्टली ना बदल के उनके ऊपर जब बंदिशें लगाई जा रही हैं, आंदोलनों को कुचला जा रहा है, जुबान हम निकाल नहीं सकते, आपके सामने बोल नहीं सकते, हमारी जुबान को काट दिया जा रहा है, अघोषित इमरजेंसी लगाई जा रही है, लोकतंत्र में सांस लेने की आजादी इन्होंने खत्म कर दी है। ऐसी कंडीशन के अंदर पूरे बहुजन समाज को बाबा साहब अंबेडकर जी का ये सम्मान, ये स्वाभिमान, ये आत्मसम्मान, ये मान सम्मान बचाने के लिए सबको सड़कों पर आना होगा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने और हमारे महापुरुषों ने यही कहा है, जब आपकी संख्या संसद में नहीं है तो संसद के बाहर इतने लोगों को इकट्ठा कर दो कि संसद में बैठे जो लोग हैं वो हिल जाए पूरी तरह से, और वही आपको करना होगा। बस भरोसा बनाए रखें, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। जेल होगी तब भी, गिरफ्तारी होगी तब भी, फांसी लगेगी तब भी हमारे मुंह से उफ नहीं निकलेगी। हम सूली पर चढ़ जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अभी सभी बहुजन समाज के सभी लोगों से और देशवासियों से सबसे हमारी यही अपील है कि आप एक हो जाएं।